तो आज हमारा छठा एपिसोड है और इस छठे एपिसोड में आज हमारे साथ में हैं अब मिस्टर अरुण गौरेला। अरुण जी जर्मनी में काफ़ी इनकी एक फ्रूटफुल लाइफ रही है और एक अपने आप के अंदर एक ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो जर्मनी में उस लाइफ को जो हाईली एकेडमिक लाइफ कहलाएगी, हाईली प्रोफेशनल लाइफ कहलाएगी, कॉरपोरेट लाइफ कहलाएगी, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में आके 10 साल से बस गए रिटायर होने के बाद। लेकिन इनके पास बहुत बड़ा रिच एक्सपीरियंस है और इस वक्त ये अपनी कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं। तो अभी अरुण जी से बात करते हैं। अरुण जी, आप करीब 19 आपकी लाइफ मोटे तौर पे 3 भागों में बटी हुई है। जो मैंने अभी तक आपसे, मैं आपको काफ़ी समय से 16 से जानता हूँ, जब मेरा सन जर्मनी गया था और आपने उसको इतना बेहतर गाइड करा था कि अब आज के दिन वो अपने दम पे ये स्टूडियो जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सब अभी चला पा रहा है। और जर्मनी में जाके वो थोड़ा सा भी भटका नहीं है। वो सब आपके एक्सपीरियंस जो आपने उससे शेयर करे थे मुझे याद है, तो वो तब से मैं आपको जानता हूँ। और मैं आपकी लाइफ मैंने आमतौर पे देखा 3 भागों में बटी हुई है। जैसे एक आपकी बटी हुई है आपकी एजुकेशन, एक आपकी बटी हुई है आपकी प्रोफेशनल, और थर्ड आपकी एकेडमिक्स। अरुण जी, डॉक्टर ENG, ये डॉक्टर ENG का मतलब क्या होता है? भारत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये जर्मनी में जो लोग PhD करते हैं उनको ये टाइटल मिलता है, डॉक्टरेट की भी है तो उनके आगे, नाम के आगे डॉक्टर लगता है। लेकिन इसका जर्मनी में एक बहुत ही अलग से महत्व है, वो दुनिया में कहीं भी इतना नहीं है। क्योंकि ख़ास तौर से जो PhD करते हैं, जो एजुकेशन, उसमें इसको बहुत ही हाई लेवल पे माना जाता है। और वहाँ पे कई किस्म के डॉक्टरेट होती है। हिस्ट्री में आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, मेडिकल में आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, साइकोलॉजी में आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, फिजिक्स में आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, तो कई किस्म के। तो जर्मनी में एक तरह की डॉक्टरेट करने की भी रैंकिंग है। वो शुरू होती है, सबसे टॉप में है डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, तब डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर ऑफ साइंस रिलेटेड, और लास्ट में कहीं पे भी डॉक्टर ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और उस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे अपने को मतलब कि वहाँ पर भी अगर हम बोलें तो सोसाइटी डिवाइडेड है। वो तो हर जगह हाँ। क्राइटेरिया अलग अलग है। हमारे यहाँ पे जात पात है, वहाँ पे एजुकेशन, कहीं पे पैसे हैं तो कहीं पे एजुकेशन है, कहीं पे टाइटल है। तो अपने को डिस्टिंग्विश करने के लिए लोग उस पर ये सफिक्स लगाते हैं। डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो साइंस में करते हैं उनका डॉक्टर ऑफ रेयर आर्ट, जो आर्ट में करते हैं। तो ये नाम आपका हमेशा रहता है डॉक्टर? ये जो डॉक्टर, एक और खासियत है जर्मनी की या जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रिया में भी, कि जब आप PhD करते हैं तो आपका जो डॉक्टर टाइटल है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नेम। सो एक्चुअली व्हेन एवर यू साइन, आपको लिखना चाहिए, जैसे मेरे केस में डॉक्टर अरुण गौरेला, दैट वुड बी द कंप्लीट नेम। इवन आपके जैसे हमारी सोशल कार्ड्स होते हैं उन सब में भी ऐसा ही है? सब है। अगर आप मेरा कार्ड देखेंगे तो आपको उसमें पूरे टाइटल दिखाई देंगे, इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट ऑल्सो? इंक्लूडिंग पासपोर्ट। तो आप 1970 में देहरादून से DAV कॉलेज से पढ़े, जो उस वक्त मेरठ यूनिवर्सिटी में आता था। वहाँ से निकलने के बाद 70 से लेके आपने अराउंड 10 साल पढ़ाई करी आपने। एजुकेशन में रहे, विच इंक्लूड्स योर डॉक्टरेट इन मैकेनिकल एंड मास्टर एज वेल। 10 साल। उसके बाद आप जॉब में गए और सबसे पहले जो आपकी, मुझे पहले ये 10 साल पहले थोड़ा सा ये क्लियर करने दीजिए। मैंने यहाँ पे प्योर साइंस में BSc की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उस वक्त प्योर साइंस हम बोलते थे इसको, प्योर साइंस। दूसरा होता था बायोलॉजी का, जूलॉजी, बोटैनिक, केमिस्ट्री वगैरह। तो जब मैं जर्मनी गया तो मेरा इरादा था फिजिक्स में आगे पढ़ने का। तो मैं चाहता था न्यूक्लियर फिजिक्स, बिकॉज मैं उस समय भावे जी से बहुत
प्रभावित थे। उस समय ट्रॉम्बे में एटॉमिक पावर का बन रहा था, लेकिन जर्मनी जाके सीट नहीं मिली। तो सोचा फिजिसिस्ट तो कुछ भी पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था, 4 अलग अलग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो उसमें 3 में मुझे जगह मिली, इंक्लूडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तब सवाल था कि पहले ध्यान दिया नहीं इन चीज़ों पे, अब क्या सेलेक्ट करूं। तो सोचा बाद में अपनी कार खुद रिपेयर करूंगा, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाता हूँ। बहुत ज़्यादा कोई मतलब कैरियर के हिसाब से थॉट नहीं दी? कहाँ उस समय 21-22 साल की उम्र, कहाँ करियर के बारे में सोचना। और जबकि आपके भाई साहब उस वक्त जर्मनी में थे। वो 1957 में चले गए। वो वहाँ पे चले गए थे। आप 9 भाई बहन हो, बड़ा परिवार। 9 भाई बहन थे, 6 बहनें और 3 भाई। और बड़ा भाई गया था उस समय, आडेनावर और नेहरू जी की मुलाकात में तय हुआ था कि स्टूडेंट एक्सचेंज किए जाएंगे। अच्छा। तो हमारे भाई साहब जो हैं यंगेस्ट लेक्चरर बनारस यूनिवर्सिटी के, 21 साल की उम्र में वो लेक्चरर बन गए थे जियोफिजिक्स में। तो उनका क्या नाम था? विनोद, डॉक्टर विनोद गैरोला। अच्छा, वो भी आगे डॉक्टर? वो भी। तो पीएचडी करने के लिए वो जर्मनी गए थे। आई सी। तो इंडिया से करीब 80+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे अलग अलग यूनिवर्सिटी से। तो बनारस यूनिवर्सिटी से भाई साहब हमारे सेलेक्ट हुए थे। तो देन यू वेंट इन 1970? तो वो तो पहले ही पहुंच गए थे। 1957 ही वाज लिविंग देयर, मैरिड देयर। और मैं गया हूँ 24 जनवरी को 1970। ठंड में, जब बर्फ पड़ रही थी। या आपको एहसास था कि ठंड इतनी पड़ती होगी स्टुटगार्ट की? मुझको तो ये तक आइडिया नहीं था कि जर्मनी है कहाँ। क्योंकि हमारे टाइम में अगर बेंगलोर बम्बई चले गए तो वही हमारे लिए वर्ल्ड ट्रैवलिंग के बराबर हुआ करता था। और मुझे कहा गया था कि कपड़े उपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, हम इंतजाम करेंगे, तुम बस पहन के आ जाओ जो पहन के आना था। तो मेरे टाइम में उस समय मैं बता रहा था आपको कि नायलॉन शर्ट बड़ा वो होता था, नई नई चीज़ थी। तो मैंने एक नायलॉन की शर्ट और एक पतला सा जैकेट पहना हुआ था। और वो पहुंच गए आप? जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, बस पे चढ़ा हूँ, तो मेरे चारों तरफ जो उस वक्त भी फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट था? फ्रैंकफर्ट था, पर फ्रैंकफर्ट से स्टुटगार्ट भी फ्लाइट थी। अच्छा। तो बस में जो जर्मन्स थे सब मुझको घूर रहे थे। मैंने कहा ये मुझको क्यों घूर रहे हैं, शायद क्योंकि अजनबी हूँ। वो तो बाद में पता चला वो घूर रहे थे कि ये कहाँ से आया, ये पतले कपड़े में, जाड़े में, बर्फ़ गिरी हुई चारों तरफ, ये कैसे सरवाइव कर रहा है। तो अभी मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो आजकल यंग लोग अभी जर्मनी जाते हैं या एस्पिरेशन रखते हैं, कि आप जनवरी में पहुँचे हो, तो आपके भाई साहब ने कितने समय तक आपका खर्चा उठाया? देखिए, मैं पहुंचा हूं 24 जनवरी को, और शुरू में भाई साहब के पास था ही मैं, पर मेरी आदत थी अपने सेल्फ डिपेंडेंट की, मैं किसी पे, वो मुझे मालूम है आपकी पर्सनैलिटी है। तो मैंने शुरू में जो और वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी गया हूँ तो 2-4 जान पहचान हो जाती है फॉरेन स्टूडेंट से। तो मैंने पूछा यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम कमाने का क्या साधन है। तो मुझे बताया गया कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब देती है। तो मैंने कहा ठीक है। 2 दोस्तों के साथ, एक चाइनीज़ दोस्त था और एक इंडियन, उसके साथ पहुंचा मैं। तो पता नहीं आपको इंटरेस्ट है कि वो एपिसोड भी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से मुझे जॉब मिली। हाँ, बताइए। क्या, तो यहाँ की आदत पड़ी थी, अभी तो पहुंचा ही था मैं 24 जनवरी को, और मेरे ख्याल में 23-24 मार्च की बात होगी। तो 2 महीने। तो मैंने कहा अब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ जॉब के लिए। तो हमने भाई साहब का सूट उधार लेके पहना, टाई वाई लगा के, ओवरकोट पहन के पहुँच गए वहाँ पे। तो जब रिसेप्शन पे पहुँचा तो वो लेडी जो वहाँ पे थी बड़े इज्जत के साथ उसने ग्रीट किया और पूछा कि आप क्या चाहते हैं। अब मुझे आदत पड़ी हुई थी इंडिया से हमेशा टॉप लोगों से बात करने की। हाँ, आपका तो मिलिट्री बैकग्राउंड है। पिताजी की पोजीशन थी लेफ्टिनेंट जनरल की तरह। तो मैंने कहा डायरेक्टर से बात करनी है। ओह, उसने कहा वो तो टॉप का मैनेजमेंट की पोजीशन है। तो उसने फ़ोन किया होगा, बताया होगा, डिस्क्राइब किया होगा कि कौन खड़ा है।
लगा कि फ़ौरन आप चाहिए, 4th फ्लोर में आपका इंतज़ार कर। तब आप 21 साल के स्टूडेंट थे, अभी तो शुरू भी नहीं किया था। शुरू भी नहीं करा था, और ये जर्मनी में फिशर मूवमेंट का टाइम था, ये ऑस्कर फिशर 68 का वो वाला टाइम था जहाँ पे स्टूडेंट्स विद्रोह कर रहे थे, बुर्जुआजी हाँ। स्टाइल, रईसों के खिलाफ। तो मैं तावे पहुँच के जैसे ही लिफ्ट से निकला तो देखा डायरेक्टर मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है जल्दी से, और बड़े उससे उसने रिसीव किया, बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा अच्छा हुआ है यहाँ पे एक आदमी का हो। तो वो अपने ऑफिस में ले गया, कॉफ़ी उसने ऑर्डर किए। तब पूछता है वो कि आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जब मैंने उसे कहा कि हम स्टूडेंट हैं और आपके यहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, तो 5-10 सेकंड तक वो कुछ बोला नहीं। पहले बड़ा हंसमुख था तो सीरियस फेस, उसके बाद वो बड़ी ज़ोर से हंसा और कहने लगा अच्छा आप इसलिए आए हैं। तो मेरी समझ में आया उस समय की शुद्ध कुछ गलत फहमी उसने, बड़ा क्लाइंट आ रहा है। खैर तो उसने जॉब दिया और बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने तो अपने मतलब विद इन 2 months यू स्टार्ट अर्निंग योरसेल्फ। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा ये लड़का जो है ये मेरे ऑफिस में डायरेक्ट मेरे अंडर काम। मेरे हिसाब से ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी तकरीबन काफ़ी छोटी उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। कमाने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप चल फिर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, आपकी हाइट ठीक ठाक पहुंच गई है, आप काम कर सकते हो, कमा सकते हो। तो वही गरोला जी। नहीं, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जर्मनी में ख़ास तौर से जी एजुकेशन के बारे में जब आप बात करेंगे तो ये भी उसी का पार्ट है। जर्मनी में बड़ा ख्याल रखा जाता है कि बच्चे जो है सेल्फ सफिशिएंट बने और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो रईस घर के भी स्टूडेंट जो है, जब छुट्टियां होती है गर्मियों में 2 महीने की छुट्टियों में कहीं जाना है, तो माँ बाप उनको पूरा पैसा नहीं देते, कहते हैं आधा पैसा तुमको कमाना पड़ेगा। तो रईस घर के बच्चे भी 3-4 हफ्ते काम करके पैसा कमाते हैं, पॉकेट मनी, ताकि वो छुट्टियों में खर्च कर सकें। ये उनका उद्देश्य है। माँ बाप का उद्देश्य ये है कि ये जब कंपनी में काम करेंगे तो इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, हर किस्म के लोगों से बात करने का, देखने का वगैरह। तो इसलिए वहाँ पे इस पे बड़ा ध्यान रखा जाता है। मेरी वाइफ से, वो पुलिस कमिश्नर की बेटी, 16 साल की उम्र में उसने जब खर्च अपना कमाना शुरू कर दिया था। वैसे आपको एक बार बता दूं, गरोला जी की वाइफ जर्मन है और वो काफ़ी पहले 20 साल पहले हिंदुस्तान आके यहाँ पे शी इज़ द ओनली जर्मन वुमेन जो इतना सक्सेसफुल यहाँ पे इंडिया में बिजनेस चला रही हैं। तो हिंदुस्तान में भी बहुत स्कोप है काम करने का। गरोला जी भी वापस आए हैं, इनका अभी हम आगे और रिच एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो एजुकेशन में फिर आपने उसके बाद थोड़े समय आपने इंडिपेंडेंट आप हो गए और उसके बाद आपने एजुकेशन के लिए PhD के लिए अप्लाई करा। पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उस समय देखिए जीवन में प्लान एक चीज़ है और जो डेस्टिनी कहा जाता है जिसको कि मौके हैं, वो अलग चीज़ है। तो मेरा अल्लाह का अच्छा रहा, कर्म अच्छे रहे होंगे पिछले जन्म के कि मुझको मौका मिला मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कि बहुत नया था, वो थी रोबोटिक्स। आई गॉड, 1970 में यू डिड रोबोटिक्स। तो उस समय रोबोटिक्स लोग लिखना भी नहीं जानते थे। ओके। तो जो मेरा जो बॉस था, जो केयर टेकर जो थीसिस के लिए करता है, तो उसकी जो पहली किताब रोबोटिक्स के, उसके सारे डायग्राम्स मेरे बनाए हुए हैं। ओके, उस किताब। तो उस वजह से मैं उस मॉडर्न उसमें आया। ओके। खैर वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। मेरे टाइम में जो एवरेज नंबर ऑफ सेमेस्टर्स जो जर्मन से स्टूडेंट हैं उनको लगते थे करीब 13 से 14 सेमेस्टर, जो 6 से 7 साल, जबकि ऑफिशियल कोर्स 8 सेमेस्टर का है। अच्छा। क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है और बहुत टफ है, 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम है। और जो फॉरेनर्स थे उनका एवरेज था 19 से ज़्यादा। मतलब 10 साल लगेगा। मैंने किया है 10 सेमेस्टर में। तो वहाँ अभी भी रिकॉर्ड है मेरा कि एज ए फॉरेन स्टूडेंट 10 सेमेस्टर में
तो ये क्या रीज़न था? आप टाइम ज़्यादा देते थे अपनी पढ़ाई के लिए, या बहुत ज़्यादा कैरियर माइंडेड थे, या लगातार आपके पास डिलीजेंस बहुत ज़्यादा थी? इंटेलिजेंस तो देखिए है ही, पर क्या डिलीजेंस इसमें कहीं काम करी? वो भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि मैंने आपको कभी बताया था कि मेरी स्कूलिंग पढ़ाई जो है हाफ ईयर 8वीं क्लास से शुरू हुई। हाँ, आप पहली क्लास में पहली कक्षा से नहीं गए, 8वीं में गए। क्योंकि मेरी मदर जो थी खुद टीचर थी, हाँ। हेड मास्टर थी, तो वो घर पे ही सिखाती थी। मैं कभी कभी एक स्कूल में 2 महीने, फिर कहीं और स्कूल में, पर कहीं मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे स्कूल क्यों चेंज होते थे। तो ये बच्चों को हम इतने भारी भारी स्कूल लगा के स्कूल भेजते हैं, क्या हासिल होता है? लेकिन जो मेरा दैनिक जीवन था वो किस्म किस्म के, हम लोग रहते थे, तो पिताजी तो टॉप पोजीशन में थे, तो उन लोगों से भी, लेकिन 100 मीटर के दूर में जो पावर हाउस उनके अंडर में था, वहाँ के जो कुली थे वो उनकी फैमिली रहती थी, तो मैं उनके बच्चों के साथ भी खेला हूँ। तो मुझको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई गरीब से गरीब, नीचे से नीचे पोजीशन वालों से और टॉप से बात करने की। आपने बड़ी वर्सेटाइल लाइफ जी है। और हम 9 भाई बहन थे, मैं बीच में था, तो किसी को पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ इतने बच्चों के, और सबके अपने अपने आया थी, नौकर थे। ओके, देख कैसे पालते थे? आपकी मदर भी काम करती थी? नहीं, तो अब बताया ना, मेरी अपनी आया थी, सबसे खूबसूरत आया थी, राधा उसका नाम था। अच्छा। मुझे अभी भी उसका चेहरा याद है। तो वही नहलाती धुलाती, वही करती थी सब सारा, तो हर एक का अपना अपना आया थी। अब उस जमाने की बात अलग हो गई, अलग है। तो आप जब जर्मनी में गए, आप 2 महीने के अंदर वहाँ पे फिट हो गए, आपने बात कर ली, क्या आप जर्मन सीख के गए थे यहाँ से? मैं यहाँ से 8 हफ्ते का कोर्स करके गया था। ये गोएथ इंस्टीट्यूट, जर्मन इंस्टीट्यूट है, वो पुणे में रेजिडेंशियल कोर्सेज हुआ करते थे, तो वो किए थे मैंने 2 कोर्सेज। पर आपको जर्मन बोलना आ गई थी? अच्छी आ गई थी वैसे, पर ऐसा है ना कि जर्मन जो लिखित है और जो बोली जाती है, जिसको वर्नाकुलर, उसमें अंतर है। आप शुद्ध हिंदी तो जो न्यूज़पेपर में होता है वो तो बोलते नहीं है। तो जब मैं वहाँ गया तो वो भी मज़ेदार बात थी कि मुझको शुद्ध जर्मन आती थी। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पे तो आप थ्योरेटिकल क्लास करके गए थे, और जब प्रैक्टिकली करा तो फिर आपको शुद्ध जर्मन याद। और स्टुटगार्ट ऐसी जगह है कि जहाँ पे शुद्ध जर्मन नहीं है, वहाँ केवल डायलॉग बोला जाता है। अच्छा। अब जब मैं शुद्ध जर्मन बोलता था तो पहले लोग थोड़ा क्रिटिकल देखते थे कि हमारा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। ओके, पर जब उनके समझ में आता था, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। उस समय मैं सिगरेट पिया करता था, तो मुझे 1-1.5 हफ्ता हुआ होगा, तो मैं एक छोटी सी दुकान में गया सिगरेट खरीदने के लिए, तो वहाँ एक लेडी थी। आज सोचता हूँ रही होगी 80-40 के आसपास, मुझे उस समय बड़ी लगी। तो मैंने उसको जर्मन में कहा, मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके बताता हूँ, माय डियर लेडी, वुड यू बी प्लीज काइंड इनफ टू सेल मी अ पैकेज ऑफ सिगरेट। अब सोच लीजिए उसको जर्मन में ट्रांसलेट। तो पहले उसने सोचा ये मेरा क्या मेरे से मजाक कर रहा है। तो उसने केवल पूछा, आप यहाँ कितने दिन से हैं? मैंने कहा अभी 1.5 हफ्ता हुआ है। कह लगी, और आप इतनी बढ़िया जर्मन बोलते हैं। उसने मुझको सिगरेट, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या दिया, और कोई पैसा नहीं लिया। ओके, तो खैर आती थी, लेकिन काम नहीं आई। फिर मुझको लोकल सीखना पड़ा, फिर मैंने लोकल डायरेक्ट सीखना। तो आपने 80 तक आपने इंजीनियरिंग कर ली, या मैकेनिकल पीएचडी कर ली, 5 साल पीएचडी। और वहाँ पे तो इस दौरान तो पैसे मिल ही जाते हैं मेरे ख्याल से। पीएचडी जो है खासतौर से इंजीनियरिंग में आपको इट्स अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब मिलती है। ओके, आप प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च करना शुरू करते हैं, लेकिन आप पढ़ाना भी शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ना। तो मैं वहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की तरह एम्प्लॉय भी था। तो मैं आपकी लास्ट पोस्ट जो आपने अपने प्रोफेशनल करियर में करी, उसकी बात तो बाद में करता हूँ। पहले आप सबसे पहले डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन में लगे थे, या वहाँ पे आपने जॉब करी। इसका मैंने नाम नहीं सुना हुआ।
बाकी यार 2 कंपनियों को तो सारी दुनिया जानती है। या आज की जनरेशन नहीं जानती, क्योंकि 70s में 80s में खास तौर से डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, उसका निक नेम था डेक, DEC, डेक। ये IBM के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी थी। अच्छा। तो जब मैंने ज्वाइन किया उस समय करीब 140,000 1,40,000 लोग काम करते थे वर्ल्ड वाइड। या बेंगलोर में भी उनका ऑपरेशन था। तो ये कंपनी जो है, होता है जब आप कंपनी इतने टॉप में है और सक्सेसफुल रहती है तो वो थोड़ा एरोगेंट हो जाती है। वो सोचती है कि अपने को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और कंप्यूटर फील्ड में तो वो चेंजेस इतनी फास्ट हो रहे थे, तो हमारा जो फाउंडर था उसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हुआ कि हमको भी चेंज करना है। हम हार्डवेयर में थे, कंप्यूटर सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम वगैरह, तो हम चाहते थे कि हम सॉफ्टवेयर में भी जाएं। तो उसने कहा नहीं, वो मॉर्मोन था, उसने कहा हमारा प्रिंसिपल है लिव एंड लेट लिव। ये सॉफ्टवेयर दूसरों का बिजनेस है, हम उसको नहीं तंग करेंगे, तो उनको वो करने दो, हम ये करते। तो वो चेंज नहीं हुआ। तो 87 के करीब, 88 के करीब प्रॉब्लम शुरू हुई। तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि 93 में ये कंपनी एक्वायर की गई उससे कॉम्पैक्ट ने। कॉम्पैक्ट, हाँ, ये भी एक बड़ी, काफ़ी बढ़िया। कॉम्पैक्ट तो अभी भी है। कुछ समय के बाद अब यही होता है, कॉम्पैक्ट का भी हाल ठीक नहीं था। अब आप 2 बीमार कंपनी को एक बिस्तर में बिछाएंगे तो बीमारी बढ़ ही सकती, कम नहीं होगी, है ना। तो कॉम्पैक्ट भी सक्सेसफुल नहीं हुई। आज वो दोनों कंपनी HP के पास है। अच्छा। तो HP ने बाद में दोनों को, और HP भी मोर और लेस हार्डवेयर में ही ज़्यादा है। लेकिन HP जो 300-400,000 पीपल वर्क देयर, उनके पास सब कुछ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ है। तो आप कंप्यूटर कंपनी से इसके बाद जिन कंपनियों में गए उसके बाद ABB में गए। ASEA ब्राउन बर्बरी। हाँ। तो उसमें आपका क्या रोल था ABB में? ये भी इंटरेस्टिंग है। ASEA ब्राउन बर्बरी, देखिए कंप्यूटर इंडस्ट्री में मैं था, वहाँ पे बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। वहाँ पे हर महीने टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। ABB कंपनी थी जो पावर प्लांट्स बनाती थी, रेलवे इंजन, ट्रांसफार्मर्स के, इस तरह की चीज़ों में तो 70-80 साल से चेंज नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी सेम है, ओके, थोड़ा बहुत मटेरियल में चेंज होता है। तो जब मुझको वहाँ थ्रू हेड हंटर हायर करने की कोशिश की गई, तो जो CEO था उससे मैंने यही पूछा कि मैं तो ऐसी कंपनी से आ रहा हूँ जहाँ पे हम ऑर्गेनिक ग्राम भी नहीं लिख सकते कि बाय द टाइम वी मेक ऑर्गेनिक ग्राम इट हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड, क्योंकि रोल चेंज होते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट तरक्की हो रही है। तो उसने कहा ऐसा है कि उसको पता है कि ये चेंज हो रहा है और ये चेंज यहाँ भी होगा। तो उस समय क्या था कि डिस्कशन चल रहा था यूरोपियन यूनियन मार्केट को खोलने का। अच्छा। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे सीमेंस है तो उनके कस्टमर जर्मन गवर्नमेंट थी, अल्स्टॉम है उसके फ्रेंच गवर्नमेंट, इटली है उसके इटली गवर्नमेंट। अब खोलने के बाद मतलब ये हुआ कि ये सब जगह टेंडर कर सकते हैं। तो अचानक से मार्केट चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई पर मार्केट चेंज हुआ। तो उसने कहा ये चेंज जो है, आपको आदत है चेंज मैनेज करने की, तो अब चेंज आने वाला है, मैं पहले से देख रहा हूँ, तो अब इधर ही आ जाओ। मुझको एक्चुअली हायर किया गया था एज ए वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी, लेकिन मेरा असली काम था ये चेंज मैनेजमेंट। कंपनी को, ये बहुत ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी थी, इसको टेक्नोलॉजी से मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी बनाने की। तो मैंने 91 में एक लार्ज प्रोग्राम लॉन्च किया, कस्टमर फोकस प्रोग्राम। ओके, तो ये जो जितने भी टेक्नोलॉजी, ABB इज अ स्विस कंपनी, या स्वीडिश स्विस देन स्वीडिश स्विस दोनों, या 50-50। तो इनके पास जो मेजर मार्केट उस वक्त थी बिफोर EU, दैट वाज each country they had their location, but they were confined to that country. Okay, क्योंकि उस समय अलाउ नहीं था कि जर्मन कंपनी फ्रांस में कर भी देते तो मिलता नहीं ना, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रेंच कंपनी को देती है, जर्मन गवर्नमेंट जर्मन कंपनी को। उसके बाद आप अपने जो पीक कैरियर में पहुंचे, वो आप पहुंचे GE एल्स्टॉम में, जो आपका पीक कैरियर था।
पिक कैरियर तो यहीं एबी पे ही शुरू हो गया। एबीबी में शुरू कर में पहुंच गया तो वो तो हॉरिजॉन्टल, फिर तो हाँ पिरामिड में तो फिर बहुत कम वो रह जाती है। तो उसके बाद इसी में आपका जो पीक आया इसी में आया एबीबी में, और फिर आप जी एल्स्टम में गए, और जी एल्स्टम में आपने ज़्यादा समय काम नहीं करा क्योंकि आपको ये लग रहा था शायद कि आपने पीएचडी कर ली है, आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया। अब जो आपका ड्रीम था एकेडमिक्स, ये आपकी जो थर्ड लाइफ है, एजुकेशन, प्रोफेशनलिज्म या कॉर्पोरेट बोलिए, और उसके बाद एकेडमिक। ऐसा है, ये शायद अनकॉन्शियसली ड्राइविंग फोर्स रहा है, लेकिन कारण कुछ और था। अच्छा। जब मैं जी आल्स्टॉम में पहुंचा हूँ तो मेरी उम्र हो गई थी 50 की। मैंने सोचा अब वहाँ पे टॉप पोजीशन पहुँचना और काम करना थोड़ा यहाँ से अंतर है, तो ये स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाता है। वहाँ पे जो अच्छी पे मिलती है वो मुफ्त में नहीं मिलती है, कि वहाँ पे अगर आप टॉप पोजीशन में हैं तो आप 24/7 काम कर रहे हैं, तो फैमिली के लिए कोई टाइम ही नहीं था। तो जब भी मैं पेरिस में था, मेरी ऑफिस, फैमिली रहती थी जर्मनी में, तो जब मैं वीकेंड में आता था फ्लाइट लेके, तो छोटा वाला बेटा पूछता है कि पापा फिर कब जा रहे हो क्योंकि टाइम ही नहीं रहता था। अब 50 के बाद अब टॉप में करियर पहुंच ही गया था, देखा अब इसी को आगे कोई चैलेंज है नहीं, फाइनेंशियली अपने लायक खाने पीने के लिए ठीक था, तो मैंने कहा इसको छोड़ते हैं। और मेरा हमेशा से एज ए स्टूडेंट अपने देश की तरफ ध्यान रहा है। वो मुझे आपकी एक्टिविटी से लगता है, क्योंकि हमारे टाइम में हम यंग लोग अभी बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए थे स्वतंत्रता का जो परिश्रम रहा है, तो हम भी चाहते थे हमारा नया देश है, इसके लिए कुछ करना है, बाहर से सीख के आएंगे, तो वो हमेशा रहा, वो करता भी रहा मैं डायरेक्टली। मुझे खुद उस समय पर्सनली मौका नहीं मिला क्योंकि हमेशा अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, तो ये हमेशा था। तो जब मैंने रिटायर हुआ, मैंने कहा, मैंने रिटायर नहीं, जब मैंने नौकरी छोड़ने का किया, मैंने कहा ठीक है इंडिया जाते हैं, और अराउंड 2000 में, अराउंड 2000। तो मैंने अपनी वाइफ, जर्मन वाइफ है, 2 बच्चे उस समय थे 8 और 6 साल के, 4 साल के, तो मैंने कहा इनको लेके जाओ, नहीं सॉरी 18 और 13-14 साल के थे तो मैंने कहा बड़ा वाला तो यहाँ यूनिवर्सिटी जाएगा, छोटे वाले को साथ में ले जाओ, मैं आता हूँ 1 साल तुम वहाँ जाके इंडिया में करो, मैं पैसे भेजता हूँ, ज़मीन वमीन खरीद के करो। तो 2002 में वो आ गई थी, छोटे वाले बेटे। और इससे पहले कि मैं आऊँ, एक कॉल आई यूनिवर्सिटी ऑफ व्युर्त्सबर्ग श्वाइनफुर्ट से, अच्छा, कि वो मुझको एज ए प्रोफेसर चाहते हैं। तो वहाँ जर्मनी में ख़ास तौर से जो प्रोफेसर्स होते हैं, जिनका लोगों का नाम है, तो यूनिवर्सिटी को पता है कि ये आदमी है, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो कॉल करते हैं। अब वहाँ पे 2 प्रोफेसर थे जिन्होंने ये सारा शुरुआत करवाई, वो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉय थे। अच्छा, और उनको पता था कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने ये इंस्टिगेट किया ये प्रोसेस, और मुझसे कहा कि हमारा एक नया डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के लिए आप परफेक्ट हैं, आप जरा हमारी मदद करिए इसको, डिपार्टमेंट को चलाने की शुरुआत करने में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पर 2-3 साल से ज़्यादा नहीं। तो ये प्रॉमिस, तो वाइफ थोड़ा नाराज़ हुई, मैंने कहा 3 साल और दे दो, तो 3 साल के बाद तो आपकी जो वाइफ है वो यहीं पे, वो ये तो यहाँ आ गई थी, यहाँ पर आ गई, या वो यहाँ पर रह गई अपने एक सन के साथ में, उसको स्कूल में भर्ती कर दिया था, और उन्होंने अपना प्रोफेशन, वो अपना जो भी कर रही थी वो करती रही हो अपने हिसाब से, और आप वहाँ पे पढ़ाने में लग गए। तो मैंने प्रोफेसरशिप ले ली। वो डिपार्टमेंट क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, अब यहाँ से सोचिए, इंजीनियर हूँ मैं,
हाँ जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हाँ हाँ मास्टर किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की, कंप्यूटर इंडस्ट्री में और मैं शुरुआत करूं तो आपका पहली क्लास 8वीं क्लास थी। 8वीं क्लास थी, फिजिसिस्ट। और पढ़ाने के क्या मुझको चांस मिला, मैनेजमेंट। सो मेरे स्टूडेंट थे सब एमबीए स्टूडेंट थे, अच्छा, तो फाइनल ईयर के होते। किस टाइप का मैनेजमेंट हो कुछ? ये खास, ये बहुत ही खास चीज़ है जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंट्री है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेटिंग है और टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए जो मैनेजर चाहिए उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक स्पेशल हाइब्रिड एमबीए है जो 50% टेक्नोलॉजी पढ़ाती है और 50% मैनेजमेंट पढ़ाती है। अच्छा, तो इस वजह से मैं वहाँ पे गया था। पर मेरा जॉब था ज़्यादा मैनेजमेंट पढ़ाना, क्योंकि एज ए इंजीनियर तो मैंने बहुत कम काम किया। जैसे इंडस्ट्री में आया मैं तो मैनेजर बनता गया। तो ज़्यादातर मुझे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इन चीज़ों में ज़्यादा मेरा टाइम। तो आपको इस जॉब में कितना मजा आया जो आप इतने साल 13 साल टिक गए? या बात ये हुई कि जब 3 साल पूरे हो गए तो मैं चांसलर के पास गया। उसको पता था इससे पहले कि मैं कह पाऊँ कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, उसने कहा ऐसा है प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ। मैंने कहा क्या? कि आप तो हमेशा इंडिया जाना चाहते हैं ना, ऐसा करते हैं आपके जो हर वीक जो 1.5-2 घंटे के लेक्चर हैं वो आप 2 हफ्ते में कर दीजिए ख़त्म, रोज़ 8 घंटे, बाकी छुट्टी, आप इंडिया जाइए। मैंने कहा सेमेस्टर 6 महीने का होता है। मैंने कहा 2-3 हफ्ते में पढ़ा के छुट्टी, तो इससे बढ़िया और क्या है। आना जाना भी रहेगा, यूनिवर्सिटी मेरा आने जाने का कर्जा भी पे करेगी और यंग लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट रहेगा, तो भी ओके। प्रॉब्लम तब आई जब लेक्चर प्लानिंग होती है ना कि किस दिन कौन सा लेक्चर कौन प्रोफेसर करेगा, रोस्टर जो बनता है। रोस्टर जो बनता है। तो वहाँ से थोड़ा प्रोटेस्ट आया, कहने लगे आपके जो कोलीग्स हैं, मेरे जो 10-15 कोलीग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? वो कह रहे हैं कि आप जो है सारे स्टूडेंट ले जाएंगे तो वो क्या करेंगे। अच्छा, एनीवे तब अब प्रोफेसर उसको चांसलर को तो रिज़ाइन किया नहीं था। अब मैं फंस गया। तो खैर कोलिग्स बहुत फ्रेंडली थे, वो चाहते थे मुझको कि मैं रहूं। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे जो है स्टूडेंट मेरे पास रहेंगे। अच्छा, तो 2 क्रेडिट पॉइंट्स जो है 24 घंटे के जो होते हैं वो मुझको मिलेंगे। अब चक्कर यह था कि स्टूडेंट को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि उनके लिए तो सैटरडे संडे फ्री है। तो फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ना कुछ उनका रहता है, ट्रैवल। खैर उनको भी मैंने कहा तुम्हारे लिए बढ़िया ऑफर है, अगर तुम मेरे साथ 3 दिन रहते हो तो सारे सेमेस्टर तुमको मेरे लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम बचा। सेकेंडली इनऑफिशियली तीसरे दिन आखिर में मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगा, तो तुमको आखिर में एक एग्ज़ाम की तैयारी कम करनी पड़ेगी। और तीसरा मैंने कहा ये जो लेक्चर हैं ये यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे, ये बढ़िया जगह होंगे, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स। ये कौन से शहर में थे आप? या मैं था वुर्ज़बर्ग के पास, और जो सेलेक्ट किया मैंने वो था हाइडेलबर्ग। अच्छा, ओह तब स्टूडेंट्स तो बहुत खुश, क्योंकि वो पार्टी सिटी मानी जाती है स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह से ये विन विन हुआ। तो मैं हर सेमेस्टर करीब 6 हफ्ते के लिए जर्मनी जाता था, बाकी टाइम इंडिया। और एक क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होती थी? मैं 24 से ज़्यादा नहीं लेता था। 24 से ज़्यादा? वो प्रोफेसर के ऊपर है। वहाँ नहीं यहाँ की तरह 60 और 80। वहाँ जो प्रोफेसर के जो राइट्स हैं बहुत हाई हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के लेक्चर के बजाय स्टूडेंट के साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता कि क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं कह सकता यही मेरा तरीका है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना तो मेरे सब्जेक्ट कंटेंट को, ना मेरे स्टाइल को। तो अब जो वो आपके स्टूडेंट हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं? वो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनसे आते रहते हैं वो। क्योंकि देखिए हमारा एजुकेशन वर्ल्ड वाइड क्राइसिस में है। पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन की? पूरी वर्ल्ड की एजुकेशन है।
क्योंकि वो ब्रिटिश और ये कॉलोनियल जो पावर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना, चाहे वो ब्रिटिश थे या पुर्तगीज थे, चाहे वो स्पेनियर्ड थे, वो चाहते थे ब्यूरोक्रेट्स कि ते रूल फॉलो करें। तो उनको सिखाया जाता है व्हाट एंड हाउ, और उनको फॉरबिडन था पूछना वाई। और ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है वाई से। जब छोटे छोटे बच्चे आपके भी, मानो जब छोटा था, अब जब वो थोड़ा बहुत चलना बोलना शुरू करते हैं, उसको कहो मत करो, क्यों करो, क्यों। जैसे ही वो स्कूल जाते हैं उनको मार पीट के क्यों हटा देते हैं, एंड व्हाट एंड हाउ। तो हर जगह क्राइसिस है, और इंडिया में ख़ास तौर से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर से इंजीनियरिंग में आते हैं, उनको किताबी नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता। उनको व्हाट एंड हाउ है, उनको पता ही नहीं कि क्यों करना है, कैसे। तो जो आप ये जो बड़ी मशहूर पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, या हाँ, वो अच्छा सा एग्जाम्पल है, अच्छा सा एग्जाम्पल। तो अभी आप जैसे इंडस्ट्री में, और आपने काफ़ी, आपका इंडस्ट्री से, मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी आपका रिच एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आपको प्रोफेसरशिप मिली और 13 साल तक आप उस जॉब में रहे। उसके बाद जाके हिंदुस्तान में आके बसना, इतना रिच एक्सपीरियंस होने के बाद भी, और आपकी जॉब तो कंटिन्यू रह जाती शायद, वहाँ पे एज का तो ऐसा कोई बार है, वो मेरे ऊपर था, अगर मैं चाहता था। अगर आप चाहते तो फिर आपको क्या लगा कि अब इंडिया में कुछ काम करेंगे, या आपको लगा मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए? 3 कारण। पहला कारण तो बीबी यहाँ थी, हाँ, उसने अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया था, एंड बीइंग अ जर्मन लेडी इन इंडिया, एंड विदाउट माय हेल्प, विदाउट योर हेल्प, या, एट हर ओन, and dealing with Indians, you can know, okay, what it means with the officials, with the employees, etc., and not having full command on the language. Hindi. She can speak and understand, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो एक तो वो कारण था। दूसरा कारण था कि यहाँ पे जो यंग जनरेशन, जो मौका मुझे मिला, वो हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि यू हैव टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन टू फंड। आपको खुद पता है आपके बेटे को कितना खर्चा होता है। का जो गरीब लोग हैं उनके भी टैलेंट है, जो लोअर मिडिल क्लास है, इनको चांस नहीं मिलता। तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी से क्या किया है, मैंने कहा ठीक है, जब यहाँ से स्टूडेंट जर्मनी जाते हैं तो रहने खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा ऐसा करें कि यूनिवर्सिटी को हम इंडिया ले जाएं, तो केवल पढ़ाने का खर्चा है, जो प्रोफेसर्स की फ़ी होती है, खाने रहना यहाँ पे आसान है। तो 2007 में मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, उसके बोर्ड में थे CII के चेयरमैन नरसिम्हा शनोय जी, अच्छे दोस्त थे, वो CII के प्रेसिडेंट भी रहे, ABB के बॉस थे वो, हाँ, चेयरमैन। तो उनसे अच्छी दोस्ती, तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं बोर्ड में हूँ, बात करता हूँ। तो वो तैयार हो गया। चक्कर था कि यहाँ पे अलाउ नहीं था कि उस समय, अब है पर उस समय नहीं था, क्योंकि फ्लाई बाय नाइट और समथिंग इस तरह के कुछ चल रहे थे। पर मैंने कहा मेरा पुराना इंडियन जो नेस है वो काम आया, मैंने कहा मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहाँ पे कमरा किराए पे ले रहे हैं। तो वो बाई चांस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पे है कि वो हमको रूम दे रहे हैं, जहाँ लेक्चर हॉल है, प्रोफेसर हमारे आ रहे हैं, एग्ज़ाम हमारे होंगे, सब चीज़ हम कर रहे हैं कि। तो वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि अभी भी चल रहा है वो प्रोग्राम। उस समय हम 3 महीने के लिए यहाँ से जो स्टूडेंट हैं उनको जर्मनी ले जाते थे, अब जाते हैं वो 6 महीने से 12 महीने के लिए। तो एक को एजुकेशन, एक तरह से को डिग्री है उनको। हाँ, उनको एक PGDM मिलता है, PGI के जो, और उनको जो सही सर्टिफिकेट मिलता है वो जर्मनी से। आप सर्टिफिकेट देखकर नहीं बोल सकते कि यह जर्मनी में नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि सब कोर्सेज सब वही हैं। डिफरेंस केवल इतना था कि लेक्चर हॉल बेंगलोर में थे,
ओके, तो काफ़ी सक्सेसफुल था। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ यंग लोग जो उनको मोटिवेट करता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट में जाओ, पढ़ाई करो, और जर्मनी कोई जाना चाहता है तो मैं मदद करता हूँ। अभी तक मैं करीब 7-8 लोगों को भेज चुका हूँ, और वो अच्छा करियर बना रहे हैं। तो क्योंकि जर्मनी में यह है कि वहाँ पे एजुकेशन में ट्यूशन फ़ी नहीं पड़ती है, वो अब धीरे धीरे पता चल रहा है। मेरे समय में स्टुटगार्ट और सारे जर्मनी में शायद 100-200 स्टूडेंट रहे होंगे इंडियन। आज हैं 30,000। ओह माय गॉड। क्योंकि अब पता चल गया ना, माउथ टू माउथ प्रोपागेंडा। लैंग्वेज बैरियर हुआ करती थी, पर अब सीखने के लिए हर जगह जर्मन सीखने का मौका है। तो जो लोग बच्चे अभी आज के दिन स्कूल में या तो फ्रेंच बहुत ज़्यादा लोग सीखते हैं, तो क्या जर्मन लैंग्वेज सीखने का भी एडवांटेज है इस तरह से? मैं ऐसे कहूँगा कि लैंग्वेज कोई भी फॉरेन से सीखी जाए, इंग्लिश के अलावा, क्योंकि इंग्लिश तो सीखते ही हैं, तो वो पॉजिटिव है। जर्मनी जाने के लिए उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो पहले तो वो इंजीनियरिंग में है, कि जो भी तकनीकी है, और जो ये सीखना चाहते हैं कि काम कैसे किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि वर्क एथिक जर्मन्स की बहुत हाई है, कि और क्वालिटी जर्मन्स की, क्योंकि वो 0 या 100 जानते हैं। वो ना तो जुगाड़ जानते हैं, ना काम चलाओ जानते हैं, कि ना चलता का नाम गाड़ी जानते हैं। या तो 0 है या 100 है। ये भी एक अनेक्डोट बताता हूँ मैं आपको। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोफेसर था, उसने काम दिया। तो मुझे एक छोटा सा इक्विपमेंट बनाना था जो कि सर्टेन वेट को लेके सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर नीचे ले जाए। अब जिंदगी में कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ किया ही नहीं, किसी तरह से पूछताछ के मैं उसको करके उसके पास ले गया। तो ऊपर नीचे तो कर रहा था, ना तो वेलोसिटी राइट थी, ना एक्सेलरेशन राइट था, ना तो वेट करेक्ट था, पर अपनी आदत पड़ी, चल तो रहा है, ऊपर ही तो करना है, तो जा रहा है ऊपर। 2 मिनट में नहीं जा रहा है, 3 मिनट में जा रहा है, चलते गा रहा गाड़ी, थोड़ा बहुत जुगाड़। अब उसे पता था, वो काफ़ी एजेड था, तो उसने बेटे की तरह हाथ रखा मेरे कंधे में और कहने का, गैरोला, अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है तो एक चीज़ आपको बहुत सीखनी पड़ेगी। एज एन इंजीनियर यू कैन नॉट बी हाफ प्रेग्नेंट, आइदर यू आर और यू आर नॉट, या तो 0 या 100। वो मुझे आज भी याद है। ये जो आपने 0 और 100 का जो आज मंत्र दिया है, मुझे लगता है गरोला जी से बात तो हमारी 10-12 सेशन में भी कम पड़ेगी। इनका एक्सपीरियंस इतना रिच है। तो ये जो पहला सेशन है आज यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, इस चीज़ में कि हमने गरोला जी की जो 3 लाइफ बटी हुई थी, इनकी जो इतनी हाई एजुकेशन, फिर इनका कॉर्पोरेट कैरियर, फिर इनका एकेडमिक कैरियर, अभी तक यहीं पर ही हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी है। तो अगले उसमें गरोला जी से हम बात करेंगे आगे इस चीज़ को, जर्मनी में जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, और इनको 10 साल इंडिया में रहते हुए हो भी गए हैं अभी तक, और वाइफ इनकी ऑलरेडी पिछले 20-22 साल से हैं यहाँ पे। तो इनका हिंदुस्तान के प्रति क्या सोच है, और इनको हम अभी भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इंडिया के आगे प्रोग्रेस के लिए। थैंक यू। थैंक यू।